यूएस फेडरल रिजर्व यानी फेड ने आखिरकार 9 महीने बाद पहला इंटरेस्ट रेट कट कर दिया। सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट यानी 0.25% का कट हुआ है। अब आप सोचेंगे इतनी छोटी सी कटौती से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन असल में इसका असर बहुत बिग है, क्योंकि फेड पूरी दुनिया की इकोनॉमी का हार्ट बीट है। जब फेड रेट घटाता है, ग्लोबल लिक्विडिटी बढ़ती है, डॉलर कमजोर होता है और इमर्जिंग मार्केट जैसे इंडिया पर सीधा इंपैक्ट पड़ता है। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे फेड ने यह कदम क्यों उठाया, इंडिया के सेंसेक्स और निफ्टी पर क्या असर पड़ेगा, आगे कब रेट के कट हो सकते हैं, मैक्रो और माइक्रो फैक्टर कैसे बदलेंगे, कौन से सेक्टर को फायदा होगा और रिटेलर को क्या करना चाहिए, और साथ में क्रिप्टो और गोल्ड पर भी क्या असर होता है उसको भी बताएंगे। और वहीं पर लास्ट 1 आवर में हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में तेजी क्यों हुई उसका भी एक सनसनीखेज खुलासा करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो पहले शुरू करते हैं फेड के रेट कट से क्यों हुआ, कैसे हुआ। बहुत लोगों को रात भर नींद नहीं आई होगी, लेकिन जो लोग हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़े होंगे वो उनके स्क्रीन पर दिख रहा है कि किस तरीके से मार्केट खुलने से पहले हम सारी अपडेट दे देते हैं, चाहे क्रिप्टो की हो, चाहे गोल्ड की हो, चाहे स्टॉक मार्केट की हो, चाहे सेक्टर एनालिसिस हो, जिससे आप टेंशन फ्री रात आराम से चैन से गुजारें। कब क्या करना है इसकी लर्निंग आपके पास रहे, वो इंटरनल इंफॉर्मेशन रहे जो किसी और के पास नहीं है, जिससे बिना डरे आप सीखते समझते हुए आगे बढ़ सके। यानी मार्केट खुलने से पहले हर दिन एक पोस्ट आपको रखेगी दूसरों से आगे। अभी कभी आप YouTube मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए और फर्क देखिए। तो सबसे पहले फेड के रेट कट से शुरू करते हैं कि फेड ने इंटरेस्ट रेट 25 बेसिस पॉइंट घटा दिया है। पहले ये रेट 4.25% से 4.05% के बीच था, अब ये आकर 4% से 4.25% हो गया है। यहाँ पर बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 1% इक्वल टू 100 बेसिस पॉइंट, तो 25 बेसिस पॉइंट इसीलिए कहा जाता है 0.25%। तो अब क्यों ऐसा किया, तो यूएस इकोनॉमी में स्लो डाउन के संकेत साफ दिख रहे हैं, लेबर मार्केट वीकनेस हो गई है, जॉब ग्रोथ घट गई है। पहले महीनों में लाखों नई नौकरियां बन रही थी, अब वो संख्या गिर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट धीरे धीरे बढ़ रहा है, सैलरी ग्रोथ भी धीमा हो रहा है। इन्फ्लेशन पिछले 2 साल से फेड के लिए हेडेक बना पड़ा है, लेकिन अब इन्फ्लेशन धीरे धीरे फेड के टारगेट 2% के पास आ रहा है। इसका मतलब यह है कि प्राइस स्टेबलाइज्ड हो रहा है। तो यहां पर फेड चेयरमैन जो पावेल साहब है, उन्होंने कहा कि ये रेट कट इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, लेकिन ग्रोथ और जॉब को सपोर्ट चाहिए। तो लॉजिक क्या निकल के आया, जब इकोनॉमी स्लो हो, लोग जॉब खोने लगे, तब इंटरेस्ट रेट घटाकर बोरोइंग यानी कर्ज को सस्ता किया जाता है, ताकि लोग ज्यादा खर्च करें और कंपनियां ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें, क्योंकि कंपनियां भी तो कर्ज लेंगी ना सस्ते रेट पे, तो ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। तो अब सवाल यह है कि आगे और रेट कट होंगे। तो फेड ने डॉट प्लॉट प्रोजेक्शन रिलीज किए। डॉट प्लॉट का मतलब है हर फेड गवर्नर बताता है कि भविष्य में वो इंटरेस्ट रेट कहां देख रहा है। तो प्रोजेक्शन के हिसाब से 2025 में 2 रेट कट और पॉसिबल है और 2026 में एक और कट। अब कुछ कहते हैं कि अगला कट दिसंबर 2025 में होगा, कुछ सतर्कता बरत रहे हैं, कुछ कह रहे हैं वेट होगा। यहाँ पर यूएस का इन्फ्लेशन, जीडीपी डेटा जब तक कुछ क्लियर नहीं हो जाता है, कहना अलग अलग बात है। तो यहाँ पे लॉजिक क्या है, फेड को डर है कि अगर बहुत जल्दी जल्दी रेट घटाए गए तो इन्फ्लेशन वापस से बढ़ेगा, इसलिए छोटे छोटे स्टेप वो ले रहा है। तो अब बात करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट पर इंपैक्ट की। लास्ट में बताने वाला हूं लास्ट 1 आवर की रैली का सच। पहले मैं फेड को कवर कर रहा हूं, याद रखिएगा, क्योंकि दोनों बातें अलग है। तो आज मार्केट गैप अप खुला, आपको पता ही है। सेंसेक्स 300-400 पॉइंट, निफ्टी 25,400 पार चला गया। तो रीजन वही था कि जब फेड रेट दरें घटाता है तो ग्लोबल इन्वेस्टर को लगता है कि अब यूएस बॉन्ड में रिटर्न कम मिलेगा, तो चलो भैया हम इमर्जिंग मार्केट जैसे इंडिया में पैसा लगाते हैं। तो इसको ही एफआईआई इनफ्लो बोलते हैं, वो जो फॉरेन इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं। तो सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि डॉलर यूएस से निकलकर इंडिया में आता है, तो स्टॉक मार्केट में बाइंग होती है और मार्केट ऊपर चला जाते हैं। फिर आपने देखा कि आईटी स्टॉक में तेजी हुई, जो मार्केट को ऊपर लेकर गया, जिसमें इन्फोसिस, विप्रो, एलटीआई, माइंडट्री जैसे जो आईटी जाइंट्स थे 2-3% ऊपर गए। रीजन क्या था, तो यूएस क्लाइंट की बोरोइंग कॉस्ट कम हुई। अगर किसी यूएस कंपनी को लोन लेकर आईटी सर्विस खरीदनी है तो अब क्या होगा, लोन सस्ता होगा, मतलब आईटी सेक्टर की डिमांड स्टेबल या बढ़ सकती है। डॉलर में हल्की कमजोरी तो रुपया स्टेबल रहता है, तो एक्सपोर्टर की प्रॉफिट मार्जिन क्या होगी, इंप्रूव होगी। इसको भी मैं एग्जांपल से बता देता हूं कि मान लीजिए इन्फोसिस का 60% रेवेन्यू अमेरिका से आता है। अगर वहां की कंपनी की कॉस्ट कम होगी और रुपया स्टेबल रहेगा तो इन्फोसिस को ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे और ज्यादा प्रॉफिट होगा, बराबर है। इसके बाद बैंकिंग और रियलिटी स्टॉक में भी आपने तेजी देखी। अभी मैं
फिर से याद दिला दूं, मार्केट गैप अप खुला उसको कवर कर रहा हूं, फिर मार्केट क्यों गिरा उस पे आऊंगा, और फिर लास्ट 1 आवर में तेजी क्यों हुई उस पे आऊंगा। तो बैंकिंग और रियल्टी शेयर में क्यों, तो बैंकिंग लोन डिमांड बढ़ेगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे सस्ते होंगे, ईएमआई कम होने से लोग ज्यादा से ज्यादा कर्ज लेंगे। रियल एस्टेट के पीछे लॉजिक है कि होम लोन सस्ता होगा तो बायर मार्केट में इंटरेस्ट दिखाएंगे, बिल्डर को फाइनेंस सस्ता मिलने की उम्मीद है। तो सिंपल लॉजिक क्या आया, रेट कट हुआ तो चीप क्रेडिट यानी कर्ज सस्ता, तो डिमांड वापस से बढ़ेगी। तो अब सवाल आता है कि क्या ये रैली सस्टेनेबल है। देखो रैली तो इमीडिएट हुई बट फिर प्रॉफिट बुकिंग हुई, क्यों, क्योंकि मार्केट ने फेड कट का बड़ा हिस्सा पहले से ही प्राइस इन कर लिया था और आप देख रहे थे कि पिछले कुछ दिन से मार्केट तेज ही जा रहा था। मतलब इन्वेस्टर पहले से अंदाजा लगा रहे थे कि फेड रेट कट होगा, इसलिए रैली का हिस्सा पहले से आ चुका था। इसलिए ह्यूज वन वे रैली की उम्मीद नहीं थी, बल्कि मार्केट गैप अप खुला और फिर प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। तो अब मार्केट आगे कैसे डिपेंड करेगा, एफआईआई इनफ्लो पर डिपेंड करेगा, डोमेस्टिक अर्निंग सीजन पर डिपेंड करेगा और आरबीआई की पॉलिसी पर डिपेंड करेगा। स्टिल पेंडिंग है लास्ट 1 आवर में तेजी क्यों हुई। अभी पहले हम बात करते हैं मैक्रो इंपैक्ट की जो इंडिया पे है। तो एफआईआई फ्लो से शुरू करते हैं, तो फेड कट से यूएस बॉन्ड क्या होंगे, अनअट्रैक्टिव हो जाएंगे, तो पैसा इमर्जिंग मार्केट यानी इंडिया जैसे मार्केट में आ सकता है, बराबर। उसके बाद रुपीज पर क्या असर हो सकता है, तो डॉलर इंडेक्स कमजोर होगा, स्ट्रॉन्ग रुपीज का मतलब है इंपोर्ट सस्ते होंगे, तो इन्फ्लेशन जो महंगाई है कंट्रोल में रह सकती है। लेकिन अगर ग्लोबल अनसर्टेनिटी रही तो रुपीज पर प्रेशर आ सकता है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ट्रम्प टैरिफ की कहानी चल रही है। फिर आरबीआई पर असर बात करें तो आरबीआई फेड को क्लोजली ट्रैक करता है, अगर फेड और रेट कट घटाएगा तो आरबीआई पर भी रेपो रेट घटाने का दबाव आएगा। लेकिन आरबीआई इन्फ्लेशन और फिस्कल डेफिसिट देखकर ही कदम उठाएगा, और पिछले कुछ समय से आरबीआई डेफिनेटली सैल्यूट वाला काम कर रहा है। फिर हम बात करते हैं जीडीपी ग्रोथ के एंगल से, तो सस्ता क्रेडिट क्या होगा, कंपनी ज्यादा इन्वेस्ट करेगी, कंज्यूमर ज्यादा खर्च करेंगे, तो जीडीपी ग्रोथ को बूस्ट मिलेगा। तो लॉजिक क्या निकल के आया, मैक्रो लेवल पे ये डोमिनो इफेक्ट है, लिक्विडिटी बढ़ेगी, बोरोइंग सस्ती होगी, डिमांड बढ़ेगी और जीडीपी ऊपर जाएगा। अब हम बात करते हैं मैक्रो के बाद माइक्रो फैक्टर, जिसमें कंपनी और कंज्यूमर की बात करेंगे। कंपनी लोन लेना सस्ता हो गया तो वो क्या करेंगी, एक्सपेंशन करेंगी, कैपेक्स प्रोजेक्शन करेंगी, ठीक है, वर्किंग कैपिटल इंप्रूव होगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो कॉस्ट है वो घटेगा। एक्सपोर्टर के लिए क्या रहेगा, डॉलर रेवेन्यू स्टेबल रहेगा, रुपीज मौजूद रहेगा तो कंपटीशन बढ़ेगा। कंज्यूमर एंगल पे आए तो होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, ईएमआई घटेगी, डिमांड बढ़ेगी। तो अगर किसी कंपनी के पास $1 बिलियन का यूएस लोन है, ठीक है, तो फेड रेट कट से उसका एनुअल इंटरेस्ट बर्डन कम हो जाएगा। उसी तरीके से कंज्यूमर की 20 साल की होम लोन ईएमआई भी क्या होगी, 500 से 1000 रुपए घट सकती है। एक एग्जांपल से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाए आसान शब्दों में, कोई बिगिनर ये ना कहे कि मुझे समझ में नहीं आया। अगर विनर एंगल पे बात करें तो आईटी और टेक्नोलॉजी कंपनी, जिसका आपने देखा ही, इन्फोसिस, एलटीआई, माइंडट्री में रैली, डॉलर सॉफ्ट होगा तो एक्सपोर्ट मार्जिन इंप्रूव होंगे, यूएस क्लाइंट का बोरोइंग कॉस्ट कम होगा तो आईटी का बजट बढ़ेगा, तो दैट्स द बिग रीजन आईटी सेक्टर आया। रियल एस्टेट और हाउसिंग, होम लोन इंटरेस्ट की कहानी आती है, बायर की डिमांड बढ़ने की कहानी आती है, राइट। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और ऑटो में ऑलरेडी मैं बता रहा हूँ जीएसटी के कारण तो ऑलरेडी है ही, और इधर से ये फर्क के कारण और ज्यादा फायदा मिलेगा, तो ऑटो सेक्टर को एक बेहतर उम्मीद होगी। मेटल और कमोडिटीज में आए तो डॉलर कम वीक होने से कमोडिटी डिमांड बढ़ती है, एक्सपोर्ट को फायदा मिलता है। फार्मा सेक्टर पे बात करें तो यूएस रेवेन्यू पर क्या होता है, करेंसी सपोर्ट मिलता है। तो इस एंगल से ये पूरा का पूरा एक सेक्टर बनता है जहां पर आपको नजर रखने की जरूरत आती है, राइट। तो फेड कट से निफ्टी का सेंटीमेंट पॉजिटिव हुआ, लेकिन आगे की रैली अर्निंग और एफआईआई इनफ्लो पर डिपेंड करेगी, इसमें न इफ है न बट है। तो यहां पर इन्वेस्टर को क्या होना चाहिए, लार्ज कैप आईटी, फार्मा, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटो की तरफ नजर रखना चाहिए, राइट है ना। और हमें आरबीआई अब क्या करता है, ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इस पे नजर रखना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे गोल्ड और क्रिप्टो की, बट उससे पहले मैं बता दूं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में लास्ट 1 आवर में तेजी क्यों। उम्मीद करता हूं कि ये फेड के इंटरेस्ट रेट का जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जिससे कि आपको कभी कोई दिक्कत ना हो। कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। अभी जो खबर आ रही है लास्ट 1 आवर की तेजी की सोशल मीडिया पे, कि ये जो यूएस और इंडिया के बीच टैरिफ वॉर चल रहा है, जहां पर ट्रंप ने टैरिफ लगा रखा है, वो 8 से 10 हफ्ते में मैटर सुलट सकता है। और जैसे ही सोशल मीडिया पे ये न्यूज आई, ड्यू टू दैट रीजन जो मार्केट में गिरावट आई थी, उसके बाद
मार्केट रिकवर किया। और आपको जैसा कि मैंने बताया, मार्केट कुछ हो ना हो पहले रिएक्ट करता है, न्यूज बाद में आए काम पहले होता है। सेम रेट कट बाद में हुआ, मार्केट तेजी पहले हुई। तो दिस इज द पॉइंट जहां पर नजर रखनी है। तो पहले मैंने मार्केट के पूरे साइकिल, गैप अप क्यों खुला, फिर वहां से क्यों गिरा और फिर वहां से लास्ट आवर में क्यों तेजी हुई, मैंने कवर कर दिया है। किस किस सेक्टर में इफेक्ट आएगा वो मैंने कवर कर दिया है। ये तेजी कैसे सस्टेन करेगी वो मैंने कवर कर दिया है। एक इन्वेस्टर के एंगल से किस किस सेक्टर पर नजर आना चाहिए वो मैंने कवर कर दिया है। अब मैं गोल्ड और क्रिप्टो की बात करता हूं। गोल्ड पर इंपैक्ट की बात करें तो जब अमेरिका ब्याज दरें घटाता है तो डॉलर कमजोर होता है, और डॉलर कमजोर का मतलब सोने की कीमत मजबूत होती है, क्योंकि गोल्ड डॉलर में ही ट्रेड होता है। दूसरा, बॉन्ड यील्ड गिरते हैं, मतलब इन्वेस्टर क्या होता है, सेफ हेवन गोल्ड की तरफ आकर्षित होते हैं, यानी शॉर्ट टर्म में गोल्ड पॉजिटिव है। लेकिन ऑलरेडी गोल्ड की लंबी कहानी की ये वीडियो मैंने बना दी है, जरूर आप देख लीजिएगा, लिंक मैं डाल दूंगा। लेकिन ध्यान रहे, फेड ने साफ कहा है महंगाई अभी भी 2% टारगेट से दूर है और टैरिफ की वजह से महंगाई बनी रहेगी। तो महंगाई बनी रही ऊपर तो गोल्ड तो भी अट्रैक्टिव, राइट। यानी रेट कट प्लस महंगाई का डर, गोल्ड के लिए क्या हो गया, तेजी का माहौल। अब हम क्रिप्टो पे बात करते हैं। अब हम क्रिप्टो की बात करते हैं। क्रिप्टो भी लिक्विडिटी ड्रिवन एसेट है, मतलब जितना ज्यादा पैसा मार्केट में घूमेगा क्रिप्टो उतना ऊपर जाता है। तो रेट कट हुआ, लिक्विडिटी बढ़ने की उम्मीद, तो इससे बिटकॉइन और अल्टकॉइन के लिए पॉजिटिव हो गया। डॉलर कमजोर हुआ तो क्रिप्टो को ग्लोबल लेवल पर अल्टरनेट एसेट के तौर पे सपोर्ट मिला। जैसे गोल्ड लेते थे ना, वैसे अब लोग क्रिप्टो को लेने लग गए, राइट है। लेकिन फर्क ये है कि गोल्ड को सपोर्ट इन्फ्लेशन से मिलता है, क्रिप्टो को सपोर्ट लिक्विडिटी और रिस्क एपेटाइट से मिलता है, राइट। और क्रिप्टो में आप Coin-D6 में हमारे साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं, प्रीमियम टेलीग्राम में ऐड कर देंगे, हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे, अनलिमिटेड बेनिफिट है, ब्रोकरेज में भी डिस्काउंट है, लाइव सेशन में ऐड करते हैं, लर्निंग सेशन में ऐड करते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है, ओपन करके सपोर्ट कीजिए। तो यहां पर ओवरऑल कहानी यही है भैया कि क्रिप्टो शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव रहेगा, प्रॉफिट बुकिंग भी पॉसिबल है, बट अगले लॉन्ग टर्म की बात करें और 2 से 3 कट जिसकी बात कही जा रही है, तो उस कंडीशन में ये एक क्रिप्टो के लिए बेनिफिट वाली बात है। तो यानी अगर आप गौर करो तो ओवरऑल कहानी सेम टू सेम स्टॉक मार्केट की तरह ही है, कुछ अलग नहीं है। तो रिटेल इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, तो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी नॉर्मल है। यहां पर आईटी, ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आपका मोहब्बत वाला सेक्टर होना चाहिए। जो एसआईपी करने वाले लोग हैं म्यूचुअल फंड में, वो एसआईपी धीरे धीरे करते रहें। डाइवर्सिफिकेशन जरूर करें, जहां पे इक्विटी प्लस गोल्ड प्लस डेट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। यहां तक कि आप Coin-D6 में एसआईपी क्रिप्टो में भी कर सकते हैं, बट बहुत मामूली अमाउंट से करें, ज्यादा अमाउंट से नहीं। और अभी हमारा अगला फोकस आरबीआई की पॉलिसी और क्रूड पर होना चाहिए। ऐप डाउनलोड अगर करते हैं मुकुल अग्रवाल एंड्रॉयड और आईओएस पर, तो 25 वीडियो की फ्री प्लेलिस्ट आपको मिलती है, जहां पर से आप इंट्राडे स्विंग पोजिशनल सीख सकते हैं। साथ में अपने कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। साथ में आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना हो, टेक्निकल एनालिसिस सीखना हो या ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना हो, वो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं हमारी ऐप पर, जो खरीद सकते हैं। और जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ, बिल्कुल मेरे ट्रेडिंग का तरीका या इन्वेस्टमेंट का जो सीक्रेट है वो मैंने अपने कोर्स में आपको सिखाया है विद हैंड होल्डिंग सपोर्ट। तो एक बार यहाँ से चेक करें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ महंगा है तो आप हमारा यूट्यूब मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करें। वहाँ हर वीक एक वीडियो आती है, लाइव मार्केट अपडेट आते हैं, जो आपके सोचने के नज़रिए को, ट्रेड करने के नज़रिए को, इन्वेस्ट करने के नज़रिए को बदल देंगे। सालों से बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो उसका बेहतरीन फ़ायदा ले रहे हैं। साथ में डीमेट अकाउंट ओपन करके तो सपोर्ट करिए ही करिए। और आप कोई भी न्यूज़ चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम से जरूर जुड़ें। कैसी लगी पूरी डिटेल एनालिसिस वीडियो कमेंट में बताइए, लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, प्यार मोहब्बत देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।